नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल DDS पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने कक्षा 6 और 7 का जो आकलन है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसको गद्यांश आकलन नंबर 1 के गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा और प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। चलिए हम फटाफट देखते हैं गद्यांश को पढ़कर हम आपके सामने प्रस्तुत करें। पहला गद्यांश 1 नंबर में, हमारा भारत देश का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपने भरपूर प्रेम और सौंदर्य लौटाए हैं। उत्तर में महान हिमालय जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, जो कि दक्षिण में सागर से पैर होता है। उसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कच्चारी भूमि, सुंदर घाटियाँ आदि सभी कुछ भारत की शान। अतः ये कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है, जहाँ हम इस अनूठे देश के वासी हैं। चलिए इस इतिहास में देखते हैं, भारत का विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? 7वां। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। कौन सा है? 7वां। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल, एटलस। इसका सही आंसर होगा हिमालय। सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। हिमालय भारत का अनूठा देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ भौगोलिक आधार पर, हिमालय के आधार पर, दक्षिण में यहाँ की भौगोलिक आधार पर इसे अनूठा देश माना जाता है। यहाँ पर जगह जगह पर्वत है, पठार है, जंगल है, पहाड़ है, इसे कारण इसे अनूठा माना गया है। अगला है, विश्व का समानार्थी नहीं है। संसार है, दुनिया है, जगत है। समानार्थी का अर्थ होता है पर्यायवासी नहीं है, तो इसमें समानार्थी का अर्थ होता है पर्यायवासी। इसका पर्यायवासी बताओ विश्व का। तो विश्व का दुनिया, जगत, जग, संसार, ये भारत इसमें नहीं होगा। अगला जो है, इस गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता बताओ। तो हमारा भारत विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस देश को प्रकृति में अपना भरपूर प्रेम सौंदर्य लुटाए। उत्तर में हिमालय है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो उसके दक्षिण में सागर इसका पैर होता है। इसी तरह इसका इतिहास को अपनी विशेषताएँ लिखनी है। चलिए ये था आकलन फर्स्ट, और दूसरा आकलन देखते हैं। दूसरा आकलन में क्या दे रखा है? सही उत्तर को पहचानिए। तो जी हाँ, आपको वाक्य का एक उत्तरांश में देना है प्रश्नों का, उसे एक वाक्यांश कह सकते हैं। तैरने वालों को क्या कहते हैं? चालाक, तैराक, मछली। तो तैराक। बगीचे को देखभाल करने वाला कौन होता है? किसान, माता या माली? माली। निम्नलिखित शब्दों का क्या करना है? लिंग में परिवर्तन करना है। जो लिंग है कवि, कवि का क्या हो जाएगा? कवित्री। ये शब्द दोस्तों गलत लिखा हुआ है, इसको एक बात सही कर देते हैं आपके सामने। अभी जो कवित्री लिखा हुआ है ना, इसका सही हो जाएगा कवयत्री। ये इसका सही और शुद्ध रूप है, कवयत्री। ये गलत है, कवयत्री ये सही शब्द है, इसका स्त्रीलिंग। अगला है, सेठ का सेठानी, सही है। शेरनी का शेर पुल्लिंग है। अभिनेत्री का क्या हो जाएगा? अभिनेत्री का दोस्तों ये भी आपको सही करना है, अभिनेत्री नहीं। अभिनेत्री का इसका लिंग चेंज करना है, तो ध्यान रखिएगा। अभिनेत्री का क्या हो जाएगा? अभिनेता। अभिनेता। अभिनेत्री का क्या हो जाएगा? अभिनेता। शिक्षक का शिक्षिका, ठीक है। बेटी का बेटा, ठीक है। बस ये दो आप इसमें करेक्शन कर दीजिएगा। चलिए अगला जो है, इस मुहावरा का अर्थ लिखते वाक्य को पूर्ण करना है। आग बबूल होना यानी क्रोधित होना। श्याम रोहित को देखकर क्रोधित हुआ। पेट में चूहे कूदना यानी भूख लगना। भूख लगना। राम के पेट में चूहे कूद रहे हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था। अक्कल पर पत्थर पड़ना यानी किसी बात का कोई असर ना होना। मोहित को बार बार समझाने पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। तो इसी तरह आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य को पूरा कीजिएगा। अगला जो 5वां है, संज्ञा शब्दों के वाक्यों को पूरा कीजिए। मेरा प्रतिदिन जाता हूँ, मैं प्रतिदिन जाता हूँ, कहाँ जाता है? विद्यालय, ठीक है। फूलों पर मंडरा रही है, कौन मंडरा रही है? तितली। मैं हम लोग घूमने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जयपुर। सलीम खा रहा है, क्या खा रहा है? केला। खेत पर काम कर रहा है, किसान। इसी तरह ये 500 के 5 से सही हो जाएगा। विद्यालय, तितली, जयपुर, केला, किसान। चलिए अब जो आकलन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है तीसरा आकलन आपके सामने इस प्रकार है, जो कि लिंग से संबंधित है। लिंग हिंदी में 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग कितने होते हैं? 2। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2। संस्कृत में आपको पूछे जाए तो 3। चलिए
अगला जो प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा चिड़ियाएँ, चंद्र बिंदु वाला। कविता के पास 5 पेंसिल, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण पूछा गया है, ये संज्ञा से पहले होता है, ध्यान रखिएगा विशेषण। तो देखिए कविता के पास 5 पेंसिलें हैं, तो कितनी पेंसिल है? 5, तो यहाँ 5 वाला सही होगा। यहाँ देखिए शब्द को शुद्ध रूप पर निशान लगाइए, परीक्षा, परीक्षा, परिवीक्षा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा, ई बड़ी आ जाएगी। अगला जो प्रश्न है, लिंग परिवर्तन कर वाक्यों को पूर्ण लिखिए। यहाँ शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में क्या बदल जाएगा? शिक्षिका, शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। छात्र पाठशाला जा रहे हैं, तो छात्राएं पाठशाला जा रही हैं, छात्र का क्या हो जाएगा? छात्राएं। इसी तरह हमें आगे देखिए, एक वचन बहुवचन शब्दों को आपस में मिले हैं, उनको अलग अलग करते हैं। ये इस बॉक्स में यानी आप दे रखा है ना, इसको आप अलग अलग कीजिए। मटके के अंदर भाषा, आंखें, स्त्री, घड़िया, टोपी, झोपड़ी, हांडिया और खमीसे। तो एक वचन में क्या आ जाएगा? एक वचन में आ जाएगा भाषा, स्त्री, टोपी, झोपड़ी। बहुवचन में क्या आएंगे? आंखें, घड़िया, घड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु, खमीसे, खमीसे के ऊपर यहाँ बिंदु, और हांडिया, हांडिया नहीं हांडिया, ये हो जाएंगे बहुवचन। तो इसी तरह हमने कार्यपत्रक आपके सामने तीसरा पूरा कर दिया। अगला जो कार्यपत्रक आपके सामने जा रहे हैं वो है 4, आकलन 4, सॉरी माफ कीजिएगा, कार्यपत्रक नहीं आकलन। आकलन 4 में क्या है? आकलन 4 में एक प्रश्न है, माँ रसोई घर में चाय बना रही है, वाक्य में क्रिया, क्रिया जो किसी वाक्य में काम करने वाला क्रिया, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, घूमना, ये सब क्या है? क्रिया। तो देखिए इसमें क्रिया क्या है? बना रही है, क्या क्रिया है? बना रही है। अगला है, हमने खाना खाया था, वाक्य में कौन सा काल है? था आता है भूतकाल में। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित कीजिए क्रियापदों को। तो देखो यहाँ पे पदों को काल लिखिए रेखांकित करके। तो देखो, मेरी दादी ने कहानी सुनाई, तो सुनाई के नीचे अंडरलाइन करो। खाता है अंडरलाइन करो। धुलवाएगा, तो सुनाई भूतकाल लिख दो यहाँ, खाता है वर्तमान काल, धुलवाएगा भविष्य काल। इसी तरह आपका ये तीसरा प्रश्न पूरा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो चौथा, इसमें संबंध बोधक शब्दों को छांटना है। जैसे मोहन से अनिल पहले आया, तो से पहले आया। मेज के ऊपर दूध का गिलास है, तो के ऊपर। विद्यालय के पीछे पार्क है, तो के पीछे। ये तीनों क्या हो जाएंगे? संबंध बोधक शब्द। अगला जो 5वां है प्रश्न वो इस प्रकार है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। उचित क्रिया लगाकर, जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, माँ चाकू से सेब काट रही हैं, बालक मैदान में खेल रहे हैं, लड़की अखबार पढ़ रही हैं, ये पूरा हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। क्रिया विशेषण, मैं मोहन बहुत पढ़ता है, तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत, तो बहुत हो गया। पिताजी अचानक कमरे में आ गए, तो अचानक क्रिया विशेष शब्द बता रहे हैं क्रिया की विशेषता। ऊपर चलो बातें करेंगे, तो ऊपर, तो आपको बहुत, अचानक और ऊपर, ये तीनों क्या है? क्रिया शब्द की विशेषता बता रहे हैं। अगला 7वां प्रश्न में, दिए गए वाक्यों में क्रिया सकारात्मक या आक्रामक वाक्यों को सामने लिखिए। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, रोहित क्या खेल रहा है? क्रिकेट, यानी सकारात्मक क्रिया। मयंक नाच रहा है, आक्रामक क्रिया। दादी बच्चे को कहानी सुना रही है, दादी क्या सुना रही है? कहानी, तो क्या हो गई? सकारात्मक, सकारात्मक, आक्रामक, सकारात्मक क्रिया। 8वां जो अगला है वो एक आपके सामने पद्यास दे रखा है, इन प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। 3 रंग का झंडा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, रंग गैरू त्याग सिखाता, हरे रंग का हरियाली लाता, स्वाद शांति श्वेत रंग बतलाता, देशभक्त सारे मिल जाओ, इसे उठाकर कदम बढ़ाओ। झंडे में कितने रंग होते हैं दोस्तों? 3 रंग। कितने रंग होते हैं? 3 रंग। झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है? झंडे का हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। किसका है? हरियाली का। झंडे का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? झंडे का सफ़ेद रंग दोस्तों शांति का भाव का प्रतीक है, शांति का भाव का प्रतीक है, शांति भाव का बताता है। और उपयुक्त विन्यास क्या है? हमारा तिरंगा, हमारा तिरंगा। तो इसी तरह हमने आपको आकलन 1 से लेके 4 तक आकलन आपके सामने प्रस्तुत किए। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में